चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बेसिक चीज़ों को तो अंडरस्टूड मान रहा हूँ मैं। अब अपन डायरेक्ट एंट्री पर आते हैं। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर में एंट्रीज अपन कैसे करें। सबसे पहला होता है एप्लीकेशन मनी रिसीट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी ने जितने शेयर इशू किए और उसके अगेंस्ट जितने अप्लाई हुए, ये फर्स्ट एंट्री अप्लाइड शेयर से होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर इशू हुए हैं, अप्लाइड हुआ 1,20,000 शेयर, ₹2 एप्लीकेशन मनी है, तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन विद 2,40,000। सेकंड एंट्री 1 लाख शेयर इशू हुए, अप्लाई हुए 1,20,000, 1,20,000 में से 1 लाख शेयर का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने शेयर्स का अलॉटमेंट हो रहा है और कितना रिफंड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जितने शेयर्स को रिफंड किया है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस 20,000 में से उन्होंने 5,000 को रिफंड कर दिया, तो ये 2 बैंक हो जाएगा। 5,000 शेयर का ₹2 से 10,000। 15,000 शेयर्स का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, जितने शेयर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। इसी क्वेश्चन में बोलता है 1,15,000 एप्लीकेशन में 1 लाख शेयर प्रोराटा अलॉट हुए, तो 30,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो। पूरा एक साथ फिर से देखें। शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,20,000 शेयर का अमाउंट, 2 शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर का अमाउंट, 2 बैंक 5,000 शेयर का अमाउंट, और 2 शेयर अलॉटमेंट 15,000 शेयर का अमाउंट। काफी बच्चों ने मॉक टेस्ट में एक मिस्टेक की है। ये जो 15,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रही है, तो अलॉटमेंट रिसीव करते टाइम एप्लीकेशन को डेबिट मत करना। फर्स्ट एंट्री हुई बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन विद 2,40,000 रुपीज। सेकंड एंट्री हुई शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2,40,000, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 बैंक 10,000, और 2 शेयर अलॉटमेंट 30,000। तो बेटा एप्लीकेशन अकाउंट तो यही जीरो हो गया है। 240 से फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट, 240 से सेकंड एंट्री में डेबिट, नलीफाई। तो अब अलॉटमेंट रिसीव करते टाइम एप्लीकेशन डेबिट क्यों कर रहे हो, मत करना, ठीक है। चलो, अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम पर शेयर इशू हुआ है, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट रिसीव, जितना अमाउंट ऊपर एक्सेस एप्लीकेशन मनी में एडजस्ट हो गया है, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई, उतना अमाउंट यहाँ कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट मनी है 3 लाख, और ऊपर आपने 30,000 एडजस्ट कर लिया है, तो रिसीव की एंट्री होगी 270 से, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,70,000। मान लो अलॉटमेंट में कोई अमाउंट फॉल्ट हो गया है, तो फिर एंट्री होगी बैंक डेबिट कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इस एंट्री में एप्लीकेशन मत डेबिट या क्रेडिट करना, ऑलरेडी एप्लीकेशन अकाउंट ऊपर कैंसिल हो चुका है। और इट अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल रिसीव, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और अगर फर्स्ट कॉल में कोई कॉल सिनेरियो है, तो बैंक डेबिट कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री यहाँ होगी। अगर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, तो सेकंड कॉल के बाद फॉरफीचर की एंट्री होगी। इस बात पर अलर्ट रहना, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना है। मान लो सेकंड कॉल भी ड्यू हो गया, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल रिसीव हुआ, बैंक डेबिट कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब शेयर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, और यही शेयर अगर फर्स्ट कॉल के बाद और सेकंड कॉल से पहले फॉरफिट होते, तो दोनों एंट्री का लोकेशन अलग अलग। एंट्री फॉर फ्यूचर की एक ही होगी, शेयर कैपिटल डेबिट किस अमाउंट से, विद कॉल्ड अप मनी। फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद फॉरफिट हुआ है, फर्स्ट कॉल तक की अमाउंट, सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है तो पूरी फेस्टिवल विदाउट प्रीमियम, शेयर कैपिटल डेबिट। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से कॉल्ड अप मनी का मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो जो अमाउंट आएगा वो शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, अगर प्रीमियम नहीं मिले तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। टू कॉल्स इन अरियर, ऊपर जितना कॉल्स इन डेबिट हुआ वो यहाँ क्रेडिट कर दो। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है अनपेड मनी, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर का मीनिंग होगा पेड अप मनी टुवर्ड्स कैपिटल ओनली, इसमें प्रीमियम को नहीं ले, ओके। अब शेयर रीइश्यू हो रहा है, रीइश्यू प्रीमियम पर, रीइश्यू डिस्काउंट पर हुआ है, ₹10 वाला शेयर ₹9 में इशू हुआ, तो बैंक डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट
टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर प्रीमियम पर रीइश्यू हुआ है तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, मान लीजिए फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हुआ, सेकंड कॉल से पहले, आफ्टर फर्स्ट कॉल बिफोर सेकंड कॉल शेयर फॉरफिट हुआ, वहीं पर शेयर इशू हो रहा है, तो फिर वहां देखना कि पैड कितना और क्रेडिटेड कितना। क्वेश्चन में लिखा है शेयर इशू, मान लीजिए फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल के पहले शेयर इशू हो रहा है, कि क्या लिख रहा है, पेड फॉर 90 क्रेडिटेड एट 75, पेड फॉर 90 मतलब बैंक डेबिट होगा 90 से, क्रेडिटेड एट 75 टू शेयर कैपिटल 75 टू सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वहां पर 15 रुपीज। तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी सेकंड मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया, ठीक, वो क्या लिख रहा है, पेड फॉर 8 क्रेडिटेड एट 9, तो बैंक डेबिट 8 शेयर फॉरफिटेड डेबिट 1 टू शेयर कैपिटल 9। तो थोड़ी सी लैंग्वेज पर अटेंशन दोगे तो एंट्री गलत नहीं होगी। अब रीशू करने के जस्ट बाद शेयर फॉरफिटेड मनी कैपिटल जोर में ट्रांसफर हो जाएगी, फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद रीशू हुआ तो कैपिटल जोर में वहीं ट्रांसफर करो, सेकंड कॉल के बाद शेयर इशू हुआ तो कैपिटल जोर में सेकंड कॉल के बाद ट्रांसफर होगा, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल जोर। मान लीजिए 3000 शेयर फॉरफिट हुए और रीशू 2000 ही शेयर हुए, तो 2000 शेयर की प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड मनी कैपिटल जोर में ट्रांसफर हो गई। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद इस पार्ट पर आपको कमांड है यार, तो ये पूरी एंट्री होती है। अब इशू ऑफ शेयर की एंट्री बस ऐसी ही होती है, इतनी होती है। दो पॉसिबिलिटी, कोई 90% पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं मांगेगा, 10% पॉसिबिलिटी क्वेश्चन एंट्री के बाद बैलेंस शीट मांग रहा है। तो अगर क्वेश्चन ने बैलेंस शीट मांगा है तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम लिख दिया एज ऑन, पहला साइड लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी फिगर फॉर प्रीवियस ईयर, फिगर फॉर करंट ईयर, अमाउंट के दो कॉलम बनाएंगे, फिगर फॉर प्रीवियस ईयर ब्लैंक रहेगा, फिगर फॉर करंट ईयर में ही अमाउंट आएगा। सबसे पहला ऐड होता है शेयर कैपिटल, कितने शेयर और कितना अमाउंट, जितने शेयर इशू किए, सपोज 1 लाख शेयर इशू किए, ये 1 लाख ले लो, 5000 शेयर फॉरफिट हो गए, 1 लाख में से 5000 माइनस कर दो 95,000, 3000 रीइश्यू हो गए तो प्लस 3000, ठीक है, 98,000 शेयर इशूड है। ओवरऑल टिल द एंड कंपनी ने टोटल शेयर में से जितने फॉरफिट किए वो माइनस करो, रीइश्यू प्लस कर दो, फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड कम हो जाएंगे, 2000 शेयर फॉरफिट हुए लेकिन रीइश्यू नहीं हुए, इसलिए 98,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, वो 9,80,000 शेयर कैपिटल। अब इसके बाद अगला ऐड आता है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में पहला अमाउंट आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में जितना सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया वो कैलकुलेटर में ले लो, फॉरफिट की एंट्री में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ तो माइनस कर दो, और रीइश्यू अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर हुआ तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस करो, ठीक है। अगर रीइश्यू प्रीमियम पर नहीं हुआ तो छोड़ देना। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। फिर कैपिटल्स, और जो लास्ट एंट्री में कैपिटल्स और में अमाउंट ट्रांसफर हुआ कैपिटल्स और भी लाइबिलिटी में आ जाएगा। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये बैलेंस ढंग से निकालना, फॉर फ्यूचर की एंट्री में कितना शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ वो ले लो कैलकुलेटर में, रीइश्यू में जो फॉरफिटेड डेबिट हुआ है तो माइनस कर दो, नहीं हुआ है तो छोड़ दो, और कैपिटल्स और की एंट्री में फॉरफिचर जितना डेबिट हुआ वो भी माइनस कर दो। बैलेंस, जितने शेयर फॉरफिट किए बट रीइश्यू नहीं हुए उनकी फॉरफिटेड मनी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस बताएगी। या आप रिजल्ट सरप्लस ऐड में लिखो या शेयर कैपिटल में ऐड करो, दोनों चीजें आपकी एप्लीकेबल। बस इतनी पॉइंट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएंगे, इनकी टोटल लगाकर लिख दो। अब इसके नीचे असेट्स लिखे, ठीक है, बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल नहीं बनती है, वर्टिकल बनती है, तो लाइबिलिटी के नीचे एसेट्स, फिक्स एसेट्स कुछ नहीं है, करंट एसेट्स में आ जाएगा कैश एट बैंक, जितना ऊपर जर्नल एंट्री में बैंक डेबिट हुआ हो 1 बाय 1 प्लस करते जाओ, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल, ठीक है, और लास्ट रीइश्यू की बैंक टू शेयर कैपिटल, वो सारे बैंक प्लस कर लो। रिफंड वाली सेकंड एंट्री में अगर बैंक क्रेडिट हुआ तो माइनस कर दो, ठीक है, और अब जो बैंक का बैलेंस बचा हुआ एसेट्स में लिख दो, बैलेंस शीट की टोटल टैली हो जाएगी। वेरीफाई करने का तरीका, अगर आपने कंप्लीट एंट्री करेक्ट की है तो जितना बैंक एसेट्स में आ रहा है उतना ही लाइबिलिटी का टोटल आना चाहिए, बस ये बैलेंस शीट।
तो बेटा ये इशुएंट फॉर फ्यूचर का ओवरऑल रिवीजन है, इससे ज्यादा पॉइंट ना तो टाइम परमिट कर रहा और ना अपने को जरूरत। अब इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर कैश कंसिडरेशन में इशू होते हैं, तो एंट्री हो जाती है बैंक डेबिट टू डिबेंचर। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ है तो बैंक डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर, और अगर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ है तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और इट इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, दो एंट्री करना है। पहली एंट्री असेट डेबिट टू वेंडर, बेटा डिबेंचर डिस्काउंट पर वेंडर को दे या प्रीमियम पर, इस एंट्री में डिस्काउंट प्रीमियम मत लेना जो रिवीजन में मॉक टेस्ट में कुछ बच्चों ने गलती की थी। पहली एंट्री सिंपल फिक्स असेट डेबिट टू वेंडर। अब अगली एंट्री में वेंडर को जो डिबेंचर से पेमेंट किया है, तो अगर डिस्काउंट पर दिए हैं तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर, प्रीमियम पर दिए हैं वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और एट पार दिए तो वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है। इसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी में बैंक लोन की एंट्री पहले करना सेपरेट और कंपलसरी, ये एंट्री हमेशा होगी। बैंक डेबिट टू बैंक लोन, 1 करोड़ के बैंक लोन लिया और 1,25,00,000 के डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में दिए, तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर 1 करोड़, और डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर 1,25,00,000 से। ये एंट्री ऑप्शनल है। फिर बोल रहा हूं दो ऑप्शन में आंसर देना। पहली एंट्री बैंक टू बैंक लोन तो हो ही गई। अब फर्स्ट ऑप्शन नो एंट्री फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। सेकंड एंट्री डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर 1,25,00,000। इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो बैलेंस शीट में आता है नोट्स टू अकाउंट। पूरे हमारे शेयर और डिबेंचर में नोट्स टू अकाउंट सिर्फ कोलैटरल सिक्योरिटी पर आ रहा है। नोट्स टू अकाउंट कैसे करना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें लिख देंगे बैंक लोन, और बैंक लोन का अमाउंट बाहर कर देंगे 1 करोड़। ठीक है। फिर लिख देंगे नोट्स टू अकाउंट सिक्योर्ड अगेंस्ट डिबेंचर ऑफ ₹1.25 CR, ये नोट्स टू अकाउंट होता है। ठीक है। इसी में आप ये भी कर सकते हो, नोट्स टू अकाउंट अंदर लिखो डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस 1.25 माइनस 1.25 ओके। इस तरह से डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया है, प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। अकेला एक लॉस हो या दोनों लॉसेस हो, इनको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है उससे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, इसमें डिस्काउंट ऑन इशू का अमाउंट भी आ गया और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट भी आ गया, टू डिबेंचर फेस वैल्यू पर, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट, इसमें डिस्काउंट मत लेना। हो गया। अब इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ के डिबेंचर रिडम्पशन के दो मेथड, तो रिटर्न ऑफ के भी दो मेथड। पहला रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लमसम, कंपनी पूरा डिबेंचर 10 साल के एंड में रिडीम करेगी एक साथ, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डिवाइडेड बाय 10, वो जो अमाउंट आया वो हर साल P&L में डेबिट में आएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन लिख रहा है क्या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय एनुअल ड्राइंग ड्यूरिंग 10 ईयर्स या इन 10 ईयर्स। अब एनुअल ड्राइंग का मतलब 10 साल में एक 1/10 हर साल कंपनी रिडीम करती जा रही है। इस सिचुएशन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की अमाउंट निकाल लो, और अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय एनुअल ड्राइंग है, या मैंने दूसरा एक और वर्ड यूज किया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट इन 10 ईयर्स से, तो अब रेशियो बना लो, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड अप्लाई कर दो, 10 + 9 + 8 + 7 6 5 4 3 2 1 ओके। और वो जो भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अमाउंट आया, पहले साल इंटू 10/55, दूसरे साल इंटू 9/55, तीसरे साल इंटू 8/55, चौथे साल 7/55, ऐसे नीचे तक लॉस राइट ऑफ होता जाएगा। क्वेश्चन ने 4 साल का स्टार्टिंग के 4 इयर्स का लॉस रिटर्न ऑफ मांगा है, तो सिर्फ 4 साल का देना, 5 साल का मांगा है 5 साल का देना। ठीक है। ये पूरा डिबेंचर का पॉइंट। इंटरेस्ट की बात करते हैं, डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे होगा, तो कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट 10% TDS काटने के बाद देती। आप डिबेंचर इंटरेस्ट साल में एक बार दे रहे हैं या 2 बार दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में केयरफुली देख लेना। साल में एक बार दे रहे हैं
तो पूरी डिबेंचर की फेस वैल्यू पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करके डिबेंचर का इंटरेस्ट निकाल लो। और अगर साल में 2 बार दे रहे हैं तो उसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 1 करोड़ का डिबेंचर 12% इंटरेस्ट रेट वाला इशू हुआ है, तो 12% ऑफ 1 करोड़ 12 लाख। एक बार दे रहे हैं तो 12 लाख से एक ही एंट्री बनाना, और 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 6-6 लाख से 2 बार एंट्री बनाना। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। दूसरी बात यह है कि डिबेंचर इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, अच्छे से ध्यान रखना, चाहे डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ हो या प्रीमियम पर। 1 करोड़ का डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर इशू हुआ है तो भी इंटरेस्ट 1 करोड़ पर। 1 करोड़ का डिबेंचर 10% प्रीमियम पर इशू हुआ है तो भी इंटरेस्ट 1 करोड़ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एंट्री क्या होगी, पहले ड्यू की डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट 12 लाख और 6 लाख, 2 डिबेंचर होल्डर 90% और 2 इनकम टैक्स पेबल 10%। अगला पेमेंट की एंट्री डिबेंचर होल्डर डेबिट, इनकम टैक्स पेबल डेबिट टू बैंक। 2 एंट्री करना है। साल में 1 बार हो तो ईयर एंडिंग डेट पर 1 ही बार, और 2 बार हो तो 6-6 महीने में ये 2 बार। ईयर एंडिंग डेट पर इंटरेस्ट को पीएनडल में ट्रांसफर करो, पीएनडल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, और साथ ही में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी राइट ऑफ करना है, तो पूरी एंट्री होगी पीएनडल डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बेटा ये हमारा पूरा कंपनी वाला पार्ट होता है। ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बस छोटी सी बातें, मैं जल्दी से अब इसको कंप्लीट कर रहा हूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर फाइनल अकाउंट है या आफ्टर फाइनल अकाउंट है, केयरफुली देखना। बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट रेक्टिफिकेशन है तो पीएनडल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज नहीं होगा। ठीक है। और अगर आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है तो पीएनडल एडजस्टमेंट यूज होगा। बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट जो भी एरर है, अब वो उसको अपन कवर ही नहीं कर सकते, वो 3 घंटे का मैटर 5 मिनट में कंप्लीट नहीं होता, वो आपको अंडरस्टूड भी है। ठीक है। सस्पेंस कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, कोई थंब रूल नहीं है। पहले ओरिजिनल रेक्टिफिकेशन देखो क्या हो रहा है। सैलरी पेड टू मोहन डेबिटेड इन मोहन्स अकाउंट, सस्पेंस आ ही नहीं रहा। परचेस फ्रॉम राकेश रिकॉर्डेड इन सेल बुक, सस्पेंस आ ही नहीं रहा। ठीक है ना। सेल बुक ओवरकास्ट बाय 10,000, अब सेल क्रेडिट 10,000 से ज्यादा हो गया, सेल को डेबिट करना है 10,000 से, कोई अकाउंट नहीं आ रहा है तो सस्पेंस। हमेशा गैप फिल सस्पेंस से होगा। जब 2 ओरिजिनल अकाउंट रेक्टिफाई हो रहे हैं, ठीक है ना, और कोई गैप नहीं आ रहा तो सस्पेंस आएगा ही नहीं। 2 ओरिजिनल अकाउंट रेक्टिफाई हो रहे हैं उसके बाद गैप आ रहा है, सस्पेंस आ जाएगा, गैप फिलिंग सस्पेंस से होगी। एक ही अकाउंट रेक्टिफाई हो रहा है, कोई दूसरा अकाउंट नहीं, गैप फिलिंग सस्पेंस से होगी। ठीक है। अब आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट पहले ओरिजिनल एंट्री बना लो, जो भी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन रही है वो ओरिजिनल रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लो। इसमें ट्रेडिंग पीएनडल वाला अकाउंट जहां भी आ रहा है उसको यहां से हटाओ और उसकी जगह लिख दो पीएनडल एडजस्टमेंट। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल ट्रांजैक्शन था फर्नीचर टू परचेस, अब एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू पीएनडल एडजस्टमेंट। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है परचेस डेबिट सेल डेबिट टू राकेश, तो पीएनडल एडजस्टमेंट डेबिट टू राकेश। बस। अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है, बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट बनाना कंपलसरी है। क्वेश्चन ने सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो लिख दो। डेबिट है तो डेबिट में टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, और डिफरेंस सारी एंट्री का सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट दे दो। डिफरेंस नहीं आ रहा है छोड़ दो, आ रहा है तो बैलेंस शीट लिख। ये एक थॉट है। सस्पेंस है लेकिन ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, ठीक है, तो एक खाली लाइन ऊपर छोड़ दो, सारी एंट्री की सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग कर दो। अब बाद में जिधर भी डिफरेंस आ रहा है वो 2 में आ रहा है, टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट में आ रहा है तो बाय बैलेंस। ये थॉट है। इधर फिर आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट बनाओ। सस्पेंस पहले सस्पेंस बनेगा बाद में पीएनडल एडजस्टमेंट बनेगा। सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया है ले लो, सारी एंट्री का इफेक्ट दे दो सस्पेंस पे, सस्पेंड टैली हो गया, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बच रहा है, मतलब कंप्लीट एरर रेक्टिफाई हो गई है। अब आप पीएनडल एडजस्टमेंट बनाओ और पीएनडल एडजस्टमेंट का डिफरेंस कैपिटल में ट्रांसफर करो। सस्पेंस अकाउंट में कोई क्लोजिंग बैलेंस ना बचे तो पीएनडल एडजस्टमेंट कैपिटल में ट्रांसफर कर। दूसरा ऑप्शन, सस्पेंस अकाउंट बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, मतलब कंप्लीट एरर रेक्टिफाई नहीं हुई, अब पीएनडल एडजस्टमेंट को भी बैलेंस सीडी से क्लोज करो, अब कैपिटल में ट्रांसफर मत करना। सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें सस्पेंस का बैलेंस आने के बाद भी पीएनडल एडजस्टमेंट कैपिटल में ट्रांसफर होगा, अब
जब सस्पेंस का जब ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया हो, मिस्टर रॉय वाला क्वेश्चन याद रखना, बस नोट्स में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा कोई एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है यहाँ पी एंड एल एडजस्टमेंट कैपिटल में ट्रांसफर, ठीक है बेटा। चलो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस ओडी होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल डेबिट बैलेंस ओडी होता है। बैलेंस कोई एक बैलेंस क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट देगा, उसको ले लो, पहले टाइटल लगाओ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पूरी स्पेलिंग के साथ, एज ऑन, जो भी डेट दी हो नहीं दिए तो डैश करके छोड़ दो, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, डेबिट है तो प्लस कॉलम में अमाउंट, क्रेडिट है मतलब ओडी है माइनस कॉलम में अमाउंट। आप में से काफ़ी बच्चे 11th वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो फिर अलग बात है, मैंने वो सिस्टम नहीं पढ़ाया, मैं रिवीजन में भी वो नहीं दे। मैं एक ही एडवाइस दूंगा, फेवरेबल बैलेंस है तो अमाउंट प्लस में लिखना, ओडी बैलेंस है तो अमाउंट माइनस में लिखना, ठीक है। अब कैश बुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो भी एडलेस करना है कैश बुक में कंपैरिजन करना है पासबुक से। पासबुक बढ़ गई कैश बुक बढ़ा दो, पासबुक कम हो गई कैश बुक कम कर दो। 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंडरस्टूड है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ गई, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, पासबुक कम है, पासबुक कम है इसलिए कैश बुक कम कर, ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बार कस्टमर इन आर बैंक अकाउंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई इसलिए कैश बुक कम है तो कैश बुक को भी बढ़ा दें, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, पासबुक बढ़ गई कैश बुक बढ़ा दो। डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, पासबुक कम हो गई कैश बुक कम कर दो। ये एडलेस करने का तरीका, सारे एडलेस में एड प्लस अमाउंट प्लस आइटम में अमाउंट आएगा और लेस माइनस में अमाउंट आएगा। अब आप दोनों की रफली टोटल लगा लो, लिखना ना नहीं है वहां का अलग अलग टोटल। मान लो प्लस का टोटल आ रहा है 12,600, माइनस का टोटल आ रहा है 9,000, मतलब 3,600 का डिफरेंस माइनस में आ रहा है, 3,600 लिखकर दोनों साइड का टोटल प्लस और माइनस का 12,600 आ जाएगा। ये जो माइनस में 3,600 लिखा है इसकी कोई लैंग्वेज मत लिखी, बिफोर टोटल जो डिफरेंस आ रहा है उसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। 3,600 मेरे इस एग्जांपल में माइनस में आया, दोनों साइड का टोटल इक्वलाइज हो गया, अब ये नीचे ले आओ आफ्टर टोटल, ये साइड चेंज कर लेगा, माइनस में था तो प्लस में आ गया, अब ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक, प्लस में आ रहा है मतलब फेवरेबल क्रेडिट, ठीक है। तो ये इस तरह से बीआरएस बन जाता। अब अगर क्वेश्चन ने बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो एडलेस पासबुक में कम करना है, कंपैरिजन करना है कैश बुक से, कैश बुक बढ़ी पासबुक बढ़ा दो, कैश बुक कम हो गई पासबुक कम करो। बैलेंस एज पर पासबुक वही बात, क्रेडिट है तो फेवरेबल प्लस में, डेबिट है तो ओडी माइनस में, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो गई, लेकिन पासबुक बढ़ा है तो पासबुक को भी कम कर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, पासबुक बढ़ी हुई है, बैंक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक कम है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक कम है तो पासबुक को भी कम कर देंगे। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, पासबुक कम हो गई कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को बढ़ा देंगे। तो जो भी एडलेस करना है पासबुक में कंपैरिजन कैश बुक से करना, हो गया क्लियर। ये सिर्फ बीआरएस बनाने वाला सिस्टम। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएटेड कैश बुक एंड बीआरएस। जब क्वेश्चन क्लियर अप्रोप्रिएटेड कैश बुक बनाने को बोलेगा तो अप्रोप्रिएटेड कैश बुक बीआरएस दोनों बनाएंगे, और क्वेश्चन सिर्फ बीआरएस बनाने को बोलेगा तो बीआरएस बनाएंगे। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं सेकंड मॉक टेस्ट के बाद कि 99% बच्चों को इस बात पर कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। सीधे सीधे नहीं लिखा है कैश बुक बनाने का, वहां ऐसा लिखा है गिव ऑल ओमिशंस एंड रेक्टिफिकेशन इन कैश बुक एंड प्रिपेयर बीआरएस, तो मतलब इनडायरेक्टली वो अप्रोप्रिएटेड कैश बुक पूछ रहा है, तो पहले अप्रोप्रिएटेड कैश बुक बना दो। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस फेवरेबल है, क्वेश्चन ने जो कैश बुक बैलेंस दिया वो फेवरेबल है तो डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, ओडी बैलेंस दिया क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी। अब 6 पॉइंट ओमिशन अभी मैंने आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट के बाद बताई दी है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डेबिट में टू कस्टमर,
डायरेक्ट पेमेंट माइड बाय बैंक, बाय पेमेंट, जो भी अमाउंट दिया, जो भी वर्ड दिया है वो यूज कर लो, नहीं तो बाय पेमेंट लिख दो। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बी आर अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या टू बी आर, डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर बाय कस्टमर, interest allowed by bank to interest, bank charges charged by bank charges, interest on OD charged by bank interest on OD। ये 6 ओमिशन इस अप्रोप्रिएटेड कैश बुक में आते हैं। सातवां पॉइंट है जो अप्रोप्रिएटेड कैश बुक में आता है, ऑल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन कैश बुक। कैश बुक के पेमेंट साइड का टोटल 5000 से कम है, ठीक है ना, कैश बुक का 5000 से पेमेंट साइड कम है तो अप्रोप्रिएटेड कैश बुक के क्रेडिट में लिख दो। कैश बुक का रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड 5000 से ज्यादा है तो भी क्रेडिट में लिख दो। बैंक चार्जेस कैश बुक में डबल रिकॉर्ड हो गए, प्रीवियस कैश बुक में 2 बार बाय बैंक चार्जेस लिख दिया होगा, इसलिए अब 2 बैंक चार्जेस लिख दो। ये सब चीजें आपको अच्छे से आ गई है, ये अप्रोप्रिएटेड कैश बुक में आ जाएगी। अब अप्रोप्रिएटेड कैश बुक का बैलेंसिंग कर लो। बाय बैलेंस सीडी आए तो डेबिट बैलेंस ध्यान रखना, टू बैलेंस सीडी आए तो क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस सिमिलर साइड बिलोंग करते हैं, डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। क्लोजिंग बैलेंस बिलोंग्स अपोजिट साइड, बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट में है मतलब डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस सीडी डेबिट में है मतलब क्रेडिट बैलेंस। हो गया कंप्लीट। अब बनाओ बीआरएस। अप्रोप्रिएटेड कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस के बेस पर बीआरएस बनाएंगे। बीआरएस एस बैलेंस एस पर कैश बुक, और डेबिट है तो प्लस में, क्रेडिट है तो माइनस में। अब सिर्फ 3 पॉइंट बीआरएस में आएंगे। एप्रोप्रिएटेड कैश बुक के बाद जो बीआरएस बनेगी उसमें सिर्फ 3 पॉइंट आएंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऑल एरर्स ऑफ बैंक या ऑल एरर्स ऑफ पासबुक। पासबुक की जो एरर है वो बीआरएस में आएगी। ये बीआरएस बना दिया, तो ये पूरा बीआरएस का सिस्टम है बेटा। अब सेल और रिटर्न सेल पर बात कर लेते हैं। 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं, कैजुअल, फ्रीक्वेंट, न्यूज। कैजुअल ट्रेडर, कैजुअल ट्रेडर सेल और रिटर्न सेल को एक्चुअल सेल कंसीडर कर लेता है। जिस डेट पर सेल और रिटर्न सेल हुआ उसी दिन एक्चुअल सेल वाली एंट्री कर देगा। कस्टमर डेबिट टू सेल, ध्यान रखना बेटा सेल प्राइस से एंट्री होगी। क्वेश्चन ने कॉस्ट प्राइस और जीपी रेट दोनों दिया है तो कॉस्ट में जीपी ऐड करके सेल प्राइस निकालो, और क्वेश्चन ने अगर सेल प्राइस ही दी हुई है तो आप सेल प्राइस उसी से एंट्री करो, उसको बढ़ाओ मत। देखो इसको वेरीफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सेल और रिटर्न सेल 1 लाख का है, ठीक है ना, सेल प्राइस है ये। अब आपको कंफ्यूजन आ रहा है, छोड़ दो इसको, यहां पर इसको स्टॉप कर दो। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर क्वेश्चन देगा, गुड्स अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर क्वेश्चन देगा, और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर अप्रूवल डेट इज पेंडिंग ये क्वेश्चन देगा। इन तीनों की टोटल अगर 1 लाख के बराबर हो रही है तो गुड्स रिटर्न सेल प्राइस पर है, अप्रूवल सेल प्राइस पर है, अवेटिंग फ्रॉम कस्टमर सेल प्राइस पर है। इन तीनों की टोटल 1 लाख के बराबर हो रही है तो 1 लाख सेल प्राइस है ना, और इन तीनों की टोटल 1 लाख है और ऊपर 80,000 दिया है तो कॉस्ट प्राइस है। इस पॉइंट पर मिस्टेक मत करना, ठीक है। कस्टमर डेबिट टू सेल 1 लाख। अब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने माल लौटा दिया, सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। मैं फिर एडवाइस करूंगा यहाँ सेल डेबिट टू कस्टमर एंट्री मत करना, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर करना। कस्टमर ने अप्रूवल दे दी, नो एंट्री, ठीक है। अब 20,000 के गुड्स की अवेटिंग अप्रूवल पेंडिंग है, कस्टमर के पास है, उसकी अप्रूवल डेट अभी तक नहीं आई है, तो पहले सेल की रिवर्स एंट्री, सेल डेबिट टू कस्टमर, नॉट सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, ठीक है। इसके बाद स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग, ये एंट्री कॉस्ट प्राइस से हो। 4 एंट्री, जब माल बिके, सेल और रिटर्न सेल हो तो एंट्री कस्टमर टू सेल, रिटर्न आ जाए तो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, अप्रूव्ड हो जाए नो एंट्री। ईयर एंडिंग डेट पर जो गुड्स कस्टमर के पास बच गए हैं पहले उसकी सेल्स की रिवर्स एंट्री, सेल टू कस्टमर, और फिर स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग, ये एंट्री कॉस्ट प्राइस से हो। ओके बेटा। अब इसके बाद दूसरा ट्रेडर होता है फ्रीक्वेंट। ये बुक क्वेश्चन है ही नहीं कहीं भी, अब तो एग्री हो गए, ना तो मॉड्यूल में, ना ही स्कैनर में, ना ही नोट्स, लेकिन फिर भी फॉर्मेट याद करके जाओ कभी क्वेश्चन आ जाए। फ्रीक्वेंट ट्रेडर सेल और रिटर्न जर्नल बनाता है। इसमें 4 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम सेल और रिटर्न सेल, दूसरा कॉलम है रिटर्न, तीसरा है अप्रूवल और चौथा है बैलेंस, ठीक है।
सेल और रिटर्न सेल में डेट, नेम ऑफ कस्टमर, अमाउंट, ठीक है। अब कॉलम का नाम लिख दो, नहीं लिखो सब चलेगा, बट डेट लिख देना, जिसको माल बेचा उसका नाम, उसका अमाउंट। उस भाई ने अगर माल रिटर्न कर दिया तो सेकंड कॉलम में डेट, नेम, अमाउंट। अगर उसने अप्रूव कर लिया तो थर्ड कॉलम में डेट, नेम, अमाउंट। बस ईयर एंडिंग डेट पर जितने कस्टमर की अप्रूवल पेंडिंग है, जिनका ना तो रिटर्न आया ना अप्रूवल आया, वो बैलेंस में लिख देना, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब तीसरा होता है न्यूमरस। न्यूमरस ट्रेडर अपना सेल और रिटर्न सेल रिकॉर्ड करने के लिए दो बुक बनाता है, सेल और रिटर्न बुक और सेल और रिटर्न जर्नल। एक्चुअली जिसको सेल और रिटर्न बुक बोल रहा हूँ जर्नल है। सेल और रिटर्न बुक 3 एंट्री अपने पढ़ी है बस। पहले माल बेचा, कस्टमर डेबिट टू एसओआर सेल। बेटा न्यूमरस में एंट्री कस्टमर टू एसओआर सेल होती है, जो कैजुअल ट्रेडर है उसमें एंट्री कस्टमर डेबिट टू सेल होती है। ये दोनों को अच्छे से यहाँ डिफरेंशिएट कर लेना, ताकि फर्स्ट टेस्ट में जो मिस्टेक हुई हो यहाँ किसी की भी ना हो। तो ये एंट्री हो जाएगी कस्टमर टू एसओआर सेल। अब कस्टमर ने माल लौटा दिया तो भी रिवर्स एंट्री एसओआर सेल टू कस्टमर, और अप्रूव कर ले तो भी एंट्री रिवर्स एसओआर सेल टू कस्टमर। ओके, इन 3 एंट्रीज के बेस पर 2 अकाउंट बनाएंगे। भाई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो गारंटीड अकाउंट का आएगा, लेकिन एक बार एंट्री देख लो, अब अकाउंट बनाना इजी हो जाएगा। पहला अकाउंट बनेगा एसओआर सेल अकाउंट। पहली एंट्री थी कस्टमर टू एसओआर सेल, इसकी पोस्टिंग करना है सेल की, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, एंट्री के बेस पर याद रखना, लेकिन वहां बाय कस्टमर नहीं लिखेंगे, बाय सन्ट्रीज लिखेंगे, ब्रैकेट में सेल, और टोटल अमाउंट लिख देंगे सेल। हमारे क्वेश्चन ने 4, 5, 8, 10 जितने भी सेल और रिटर्न सेल दिए हैं उसकी टोटल लगाओ, बाय सन्ट्रीज टोटल लिख दो, ठीक है। अब इनमें से जितने कस्टमर ने माल लौटा दिया वो डेबिट में पोस्टिंग हो जाएगी टू सन्ट्रीज, ब्रैकेट में रिटर्न, रिटर्न की अमाउंट, टोटल अमाउंट से पोस्टिंग। जितनों ने अपनी अप्रूवल दे दी, अगेन टू सन्ट्रीज अप्रूवल, अप्रूवल वालों की अमाउंट की टोटल, और फिर डिफरेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये ऑटोमेटिक वो अमाउंट होएगा जिसकी ना तो रिटर्न आया ना अप्रूवल आई, ठीक है। फिर इसके बाद कस्टमर अकाउंट बनेंगे। कस्टमर अकाउंट अलग अलग बनते हैं, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, ठीक है। पहली पोस्टिंग टू एसओआर सेल, सेल, रिटर्न आया बाय एसओआर सेल रिटर्न, अप्रूवल आई बाय एसओआर सेल अप्रूवल, ओके। और जिस कस्टमर को माल तो बेचा टू सेल और रिटर्न सेल, ना तो रिटर्न किया ना अप्रूवल दिया, उसका आएगा बाय बैलेंस सीडी। ये बेटा सेल और रिटर्न सेल, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपका क्या बोलते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक स्टोर लेजर अकाउंट वाला और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक। स्टोर लेजर अकाउंट सबको अंडरस्टूड है, मत लोड लो। देखो फिर से सुन लो, जिस जिस पर्सन ने स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक के स्कैनर के बिफोर 2018 क्वेश्चन सॉल्व किए और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मत लोड लेना। एक छोटा सा पॉइंट है जिस पर आप चाहकर भी कमांड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए अपन बिल्कुल लोड लेकर ना जाएं, जितना कर लिया वेल एंड गुड, नहीं कॉन्फिडेंस बना भैया किसी को नहीं आ रहा है। अभी तक जितने डाउट सेशन में क्वेश्चन आए बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ है, मत लोड लो यार बेटा। एक अकेला पॉइंट आपका करियर थोड़ी बने डिसाइड करेगा, क्योंकि सब क्वेश्चन अपने अलग अलग फंडे ले रहे हैं। दूसरी बात, बिफोर 2007 जो सॉल्यूशन किए वो अभी नए मॉड्यूल ने चेंज कर लिए, इतने कंट्रोवर्सी, लोड नहीं लेना। जितना पढ़ा है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरा कॉन्फिडेंस रख लेना, आपको अगर क्वेश्चन आया तो 100% करेक्ट होगा बस। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक में सपोज 31 मार्च ईयर एंडिंग और 7 अप्रैल का स्टॉक दिया है, तो एक की पॉइंट याद रखना, क्या, स्टॉक एज ऑन 7 अप्रैल, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जितना माल दुकान से गया, गोडाउन से गया, वो ऐड होगा कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड, परचेस रिटर्न ऐड, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऐड, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल ऐड। जो जो माल दुकान से जाएगा वो ऐड होगा, और जो जो माल दुकान में गोडाउन में आएगा वो लेस होगा। लेस परचेस, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, लेस गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, लेस गुड्स रिसीव्ड ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पूरी डेटा कॉस्ट प्राइस पर आएंगे। सेल में से जीपी लेस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स रिटर्न में से जीपी लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब सेल और परचेस में जो बात ध्यान रखना है कि ये वो क्या है,
आपका करस्पॉन्डिंग पीरियड है 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल। क्वेश्चन आपको 1 से 7 अप्रैल के इनवॉइस दे रहा है, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। सेल इनवॉइस है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में 10,000। इसमें से बोलता है कि 1200 का माल 31 मार्च से पहले डिलीवर्ड हो गया, 800 रुपए का माल 7 अप्रैल के बाद डिलीवर्ड होगा। इन दोनों को आप लेस करो। सपोज 10,000 सेल है 1 से 7 अप्रैल की, 1200 का माल पहले डिलीवर्ड हो गया, 800 का बाद में डिलीवर्ड होगा, 2000 10,000 से लेस कर दो, 8,000 का फिजिकल डिलीवर्ड आ गया। इसमें से जीपी लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेम थॉट परचेस के साथ, 1 से 7 अप्रैल के बीच में परचेस 7,000 का हुआ है, ठीक है। 300 रुपए का गुड्स जो है 31 मार्च से पहले मिल गया, 200 का गुड्स 7 अप्रैल के बाद मिलेगा, ये 500 7,000 से लेस कर दो, 6,500 परचेस को लेस कर। बस ये पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन ने 23 मार्च का स्टॉक दे दिया, 23 से 31 मार्च के डेटा दिए और 31 मार्च का स्टॉक निकालना है, तो यही चीज उल्टी कर दो। 23 मार्च का स्टॉक स्टार्टिंग पॉइंट है, जो जो गुड्स रिसीव हुआ वो ऐड करो, और जो जो गुड डिलीवर्ड हुआ उसकी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, ये 31 मार्च का स्टॉक आ गया। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक के लाइटली जितने क्वेश्चन अचीव हो रहे हैं वो सब सॉल्व करो, ठीक है। वो हैवी क्वेश्चन की तरफ ध्यान मत दो। एक कंक्लूजन निकालने 2018 के बाद इसने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, और इनके साथ भी है, तो हम कैसे लोड ले सकते हैं? ऑलरेडी वो चीज इतनी डिफरेंट वे में जा रही है ना। अब इसी में एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का नया मेथड पड़ा जो मॉड्यूल ने दिया है, इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि इनके इसके आने के चांस बन जाते हैं एज कंपेयर टू स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक में एक चीज और समझ लो, अभी रिसेंटली आरटीपी में आई। मान लो आपको भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 10,000 का सेल है 1 से 7 अप्रैल के बीच में, वो ले लिया। 1200 का गुड्स 31 मार्च से पहले डिलीवर्ड हुआ, है ना, और 800 का माल 7 अप्रैल के बाद डिलीवर्ड हो गए, दोनों लेस कर दिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, 1500 का गुड्स 1 से 7 अप्रैल के बीच में डिलीवर्ड हुआ, लेकिन इनवॉइस जो है वो 7 अप्रैल के बाद भेजेंगे। तो बेटा अगर इनवॉइस 7 अप्रैल के बाद भेजेंगे, मतलब ये 1500 10,000 में इंक्लूड नहीं है, लेकिन गुड डिलीवर्ड तो इन 7 दिनों में हुआ है, तो ये ऐड होगा। 10,000 के सेल में से 10,000 का इनवॉइस 1 से 7 अप्रैल के बीच का है, इसमें से 1200 और 800 को हमने 2,000 को माइनस किया। अब उल्टा पॉइंट बना दिया इन्होंने, क्या 1500 का एक ऐसा गुड डिलीवर्ड 1 से 7 अप्रैल के बीच में हुआ जिसका इनवॉइस इशू होगा 7 अप्रैल के बाद, वो आप ऐड कर दोगे। तो 10,000 में से 2,000 लेस किया, 1500 ऐड किया, अब इसमें से जीपी लेस करना। सेम ऐसे ही परचेस में भी एक पॉइंट है। ओके बेटा, चलो। अब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में क्वेश्चन आपको स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, लेकिन वो सेल प्राइस पर है, आपको उसको कॉस्ट प्राइस पर लाना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले परचेस दे रहा है, परचेस सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड सेल टैक्स है। परचेस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, अब जो नेट आया उसके ऊपर सेल टैक्स अप्लाई करके ऐड करो, ठीक है। 10 लाख पर 3% ट्रेड डिस्काउंट है, 30,000 लेस किया, 9,70,000 बचा, 11% सेल टैक्स 9,70,000 पर चार्ज होगा, ये रूल है, ठीक है ना, टैक्स का, जीएसटी का, इसलिए ऐसे ही होगा। सेल टैक्स ऐड करो, सब्जेक्ट टू का मतलब ट्रेड डिस्काउंट और सेल टैक्स का इफेक्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो ये आ गया आपका परचेस। अब इसमें पैकिंग चार्जेस या और कोई दूसरे कैरेज जैसे एक्सपेंस दिए वो ऐड कर दो, ठीक है। अब ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, इसको एक फैक्टर है यहाँ रख लो। अब सेल, टोटल सेल दे रहा है सेल प्राइस पर, और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रहा है सेल प्राइस पर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है बिकॉज दोनों सेलिंग प्राइस पर है। ये आ गई टोटल सेल, इस टोटल सेल में से इस टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो, ये आ गया जीपी। अब जीपी रेट का फॉर्मूला ढंग से लगाना और फिर जीपी अप्लाई करना, जीपी अपॉन टोटल सेल इंटू 100। जीपी आपने जो निकाला वो रखोगे बेटा, यहाँ टोटल सेल का मतलब जो सेल और क्लोजिंग स्टॉक की टोटल आई थी उससे डिवाइड करना, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस पर है, तो ये जीपी रेट आ जाएगा। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस दिया है वो लिख लो, और उसमें से जीपी रेट से जीपी निकालकर माइनस कर दो। जो क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस है उसमें से जीपी माइनस करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ठीक है बेटा। तो ओवरऑल ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, मैं तीनों में मैंने आपको आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करके दे दिया है। लास्ट मोमेंट पर इस पूरे सिस्टम से आपको सब कुछ रिवाइज हो गया है।
थियरी को रिवाइज करने का तरीका, स्कैनर के सारे थियरी क्वेश्चन आप कर डालो। 6 घंटे से 8 घंटे के बीच की रीडिंग, एक एक चीज रीड करना है, ठीक है ना। कम टाइम बचा है तो कुछ चीजें चैप्टर्स की थियरी अवॉइड कर दो, ठीक है ना। जहां ये डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, ये सब आपके अपने, सबके अपने अपने इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं। थियरी में स्कैनर का क्वेश्चन पढ़ लो, थियरी के आंसर की रीडिंग लगा लो, ठीक है। आज अपन पढ़ रहे हैं और कल एग्जाम में उसको प्रेजेंट करना है। एक एक पढ़ी हुई चीज कल एग्जाम तक याद रहेगी, ये मैं गारंटी दे। क्या होता है, ट्रू फॉल्स, बड़े लॉन्ग आंसर्स, ये सब चीजें पढ़ने पर आपको एग्जाम में याद रहेगा। आपके पास टाइम कम है, सर मेरे पास तो टाइम नहीं, ठीक है भाई, 2 घंटे है ना, 2.5 घंटे हैं, हाँ सर वो तो है। आप कुछ मत करना, स्कैनर के लॉन्ग आंसर जितने भी हो हटा दो, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट आंसर सब पढ़ ले, इतने में आपका काम हो जाएगा। पहली प्रायोरिटी पर सब कुछ पढ़ लो, 5 से 6 घंटे लगेंगे। नहीं है टाइम, टाइम सिंक वगैरह हो रहा है, कोई बात नहीं, जितने भी चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स है स्कैनर में, उनको सबको पढ़ लो, शॉर्ट आंसर्स पढ़ लो, ये रीडिंग आप लगाते जाओ, ठीक है। अब बस इतना कि कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपने को याद रहेगा, ठीक बेटा। एग्जाम से रिलेटेड सारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बस मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरे इस रिवीजन के लिए अपने कमेंट्स जरूर देना, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह की बातें नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं आपको लिटरली ये क्लियर करूंगा कि ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें मैंने 3 आवर्स में, कोशिश तो 1 आवर की थी, लेकिन वो 1 आवर में होना पॉसिबल ही नहीं आ रहा था, तो 1 आवर की 3 सीटिंग में मैंने 3 आवर्स में पूरे अकाउंट्स को कवर किया है, ठीक है। तो इसका आप कमेंट्स जरूर देना, तो मेरे को बाद में फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं इसको आगे इम्प्रूवमेंट या और इसको चेंज करने की कोशिश करूँ। तो बेटा अगेन बेस्ट विशेस, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, फुल कॉन्फिडेंस से जाना। पढ़ाई के साथ अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखा तो इतना पढ़ने के बाद भी वो अचीव नहीं कर पाओगे जो कर सकते हो और करना चाहिए। कुदरत हमें नहीं दे रही है, उससे छीन कर लाएंगे। हर सक्सेसफुल बंदे की स्टोरी यही है, ठीक है ना। क्या डेस्टिनेशन है, क्या किस्मत में लिखा है, ठीक है, क्या डिसाइड हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे में इतनी पावर है कि हम उसको छीन कर लाएंगे और वो हमें मिले, ठीक है। घबराने का नहीं है, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर है। बस कमांड, कॉन्फिडेंस, कल 1:30 1 बजे जब घर से निकलो तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना कि मुझे सब आता है और आज मेरे 100 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। मैं वो चक दे इंडिया वाली कोई चीज रिपीट नहीं करूंगा, वो सब चीजें आपको मालूम है, सारे मोटिवेशनल थॉट कोट आपको सब मालूम है, मुझे नहीं मतलब है उनसे। सिर्फ मैं एक बात कह रहा हूं कि अपने पास कॉन्फिडेंस ना हो तो ये समझ लेना, मान लेना, मित्तल सर ने बोला था कि उनको अपने पढ़ाने पर कॉन्फिडेंस है कि आप इतना अच्छा करोगे जो आप पहले कभी सोच नहीं सकते थे, कभी किसी ने किया नहीं। तो बेस्ट विशेस, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से आइए। अब तक आपका पूरा डाउट सेशन ओपन है, कहीं भी क्वेश्चन करिए, कॉल करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल। ओके बेटा, गुड डे, मिलेंगे अपन पेपर के बाद।